हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इग्नू एलएससी। तो आज हम इग्नू एलएससी 9 का ब्लॉक 1 का यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे। तो इस यूनिट में मैंने सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह से आपको इग्नू एलएससी से रिलेटेड हर एक टॉपिक को कवर करता चलूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉक 1 जो यूनिट 2 है द प्रोटोजोआन, उसमें हम पहले उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो मोस्टली जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है। मोस्टली और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मोस्ट अकर सॉलिटरी इंडिविजुअल एक्सेप्ट वॉल्वॉक्स। देखिए वॉल्वॉक्स को छोड़ के बाकी सारे जो होते हैं वो सॉलिटरी में लेते हैं, बस वॉल्वॉक्स जो है वो अकेला कॉलोनी फॉर्म में रहता है। आप जहाँ भी सोचें, जहाँ भी आप सोच सकते हैं लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, वहाँ आपको प्रोटोजोन्स मिलेंगे। न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक और सेप्रोजोइक तीनों तरह के न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि हमें पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बट रिप्रोडक्शन में इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जिसे हम कॉन्जुगेशन या सिनगेमी कहते हैं। ये कॉन्जुगेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इसी में पढ़ेंगे आगे। लोकोमोशन की बात करें तो सूडोपोडिया, फ्लैजिला और सिलिया आर द लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से। तो चलिए लोकोमोटरी ऑर्गन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सीलिया और फ्लैजिला। देखिए सीलिया और फ्लैजिला की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चरली, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरली दोनों सेम है। आप स्ट्रक्चर के बेसिस पर इन दोनों में डिफरेंस नहीं बता सकते, ठीक है। बाकी आप अपने साथ इग्नू की बुक लेके बैठो, उसमें जो डायग्राम उसमें आप देख सकते हैं कि एक एक्सोनीम होता है, जो अटैचमेंट होता है वो एक्सोनीम होता है, जो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। और इसमें 11 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। यही माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़कर 9 डबलेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सील और फ्लैजिला का बनता है। तो स्ट्रक्चरली आप सील और फ्लैजिला में डिफरेंस नहीं बता सकते। तो डिफरेंस जो है इन दोनों में वो ये है, सम डिस्टेंसिंग जो है वो ये है कि सीलिया जो है यूजुअली कैसे होते हैं, स्टिफर और शॉर्टर होते हैं। सीलिया फ्लैजिला के कंपैरिजन में छोटे होंगे। वहीं अगर हम बात करें कि जो नंबर्स ऑफ सीलियाज होंगे, देखिए फ्लैजिला 6-7 इस तरह से होगा, बट जो सीलिया है वो पूरी तरह से चारों ओर ऑर्गेनिज्म के होगा। और जो अरेंजमेंट होती है सीलिया की वो कैसी हो, रो वाइज होती है, यानी एक तरह से लाइन में होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ब्लॉक 1 का जो प्रोटोजोआ की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और लोकोमोटर ऑर्गेनिज्म में। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला है सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया जैसे कि सीलिया एक एक्सटर्नल इलोंगेशन था जो कि जुड़ा हुआ था उसके मेम्ब्रेन से। बट जो सीडोपोडिया में कोई अलग से एक्स्ट्रा नहीं जुड़ा होता, जो उसका साइटोप्लाज्म होता है वही थोड़ा सा बाहर निकला होता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोट्रूजन, ठीक है। प्रोट्रूजन बोला जाता है उसको। मान लीजिए कि जो आपका सीलिया है, जो आपका अमीबा है, अमीबा में आपको सीडोपोडिया देखने को मिलेगा। तो अमीबा में हम कोई एक्सटर्नल फीचर या एक्सटर्नल ऑर्गन टाइप का नहीं देखते हैं, जैसे सीलिया और फ्लैजिला होता है। तो सीडोपोडिया में सिंपली साइटोप्लाज्मिक पोर्चुरेशन होता है। अगर हम सीडोपोडिया की बात करें तो सीडोपोडिया लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया, ये 4 टाइप में हमें मिलता है। लोबोपोडिया हमें अमीबा में मिलता है, फिलोपोडिया हमें क्लैमिडोफायरस में मिलता है। तो इस तरह से 4 हमें जो सीडोपोडिया में मिलते हैं। मूवमेंट की बात करें तो जो मूवमेंट होता है सीडोपोडिया में वो होता है अमीबॉइड मूवमेंट, क्योंकि जो सेलुलर प्रोटीन है, जो कवरिंग है अमीबा की, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। जिस तरह से हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, सेम ऐसी ही कॉन्ट्रैक्शन हमारे जो अमीबा होता है उसके सेलुलर मूवमेंट में होता है, जिसको हम अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। तो ये हो गया सीडोपोडिया के बारे में। जब एग्जाम में आएगा तो आप इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और ये सब आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर भी मिलेगा। कॉन्जुगेशन एक मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि सीलिया और पैरामीशियम में होता है। अगर हम बात करें इनमें फॉर्मेशन की, तो होता क्या है कि जो 2 पैरामीशियम की बॉडी है वो आपस में क्या होते हैं, पार्शियली जुड़ते हैं, ठीक है। एक बॉडी का हिस्सा जुड़ता है और दूसरा पेलिकल का। अब जो हमारा पैरामीशियम है जो जुड़ गया है, उसके अंदर हमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। वहीं हमारा माइक्रो न्यूक्लियस जो है 2 बार सेल डिवीजन के थ्रू 4 हैप्लॉइड प्रो न्यूक्लियाई बनाता है। इस तरह से 4 हैप्लॉइड प्रो न्यूक्लियाई बनाता है। इन 4 प्रो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में से जो 1, 2 और 3 हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। बाकी चौथा जो है वो माइग्रेट कर जाता है। आप इस डायग्राम में देखिए, 2 पैरामीशियम आपस में 2 जगह से जुड़े, बॉडी से और पेलिकल से। जो आपका मैक्रो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो गया है, जो आपका माइक्रो है वो 2 बार सेल डिवीजन के बाद जाके 4 प्रो न्यूक्लियाई में बना है, जिसमें से 30 डिसइंटीग्रेट हो गए और बाकी जो बचा है वो माइग्रेट कर चुके हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। माइग्रेशन के बाद क्या होता है कि जो प्रो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज़ हो जाता है। फ्यूज़ होने के बाद बनता है जाइगोट।
अब जायगोट में डिवीजन होता है जिसके बाद फॉर्मेशन होती है मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियाई की, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि जब जायगोट बन जाता है तो यहाँ पर एक तरह से 8 क्या बनते हैं, प्रो न्यूक्लियाई जो हमारा जायगोट है वो डिवाइड होता है। ये आपको 8 दिख रहे हैं, पर जब ये डिसइंटीग्रेट होगी, सेल जब डिवाइड होगी तो 2 बचेंगे, और फिर उन 2 में से एक हमारा मैक्रो बनता है और एक माइक्रो बनता है। तो इस तरह से होता है कॉन्जुगेशन में कि इट इज़ अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट अकर्स इन द सीलेटेड लाइक पैरामीशियम। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो वाला डिसइंटीग्रेट हो जाता है, माइक्रो वाला 2 बार डिवीजन के बाद 4 हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई बनाता है, जिसमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाता है, चौथा माइग्रेट करके जायगोट बनाता है। फिर वो जायगोट में सेल डिवीजन होते होते क्या होता है कि वो एक सेल की फॉर्मेशन होती है जिसमें हमें एक माइक्रो और माइक्रो न्यूक्लियाई मिलता है। एनसिसमेंट, एनसिसमेंट पार्ट ऑफ साइकिल है, लाइफ साइकिल का पार्ट है हमारे प्रोटोजोन्स की। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब वो इस पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि वो अपने चारों ओर एक एनवेलप बना लेते हैं सिस्ट का, और जब वो उसको कवर कर लेते हैं फिर वो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। किसी भी तरह का मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती है। इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अनफेवरेबल डेज से बच जाता है और आसानी से उससे पास कर लेता है, ठीक है। जो एनसिसमेंट का जो फेज़ है वो डिपेंड करता है कि अनफेवरेबल कंडीशन कितनी देर तक चले। जो ड्यूरेशन है अनफेवरेबल कंडीशन की वो कितना लंबा चले, कितना लंबा वो दिन चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म है कुछ 1 हफ्ते तक का इंसिसमेंट कर सकते हैं और कुछ जो है वो 38 साल तक का भी कर सकते हैं। जैसे कॉलकोपोडा है, कॉलकोपोडा जो है वो 38 साल तक इंसिसमेंट में रह सकता है। अब क्या हुआ कि अब इंसिसमेंट के डेज ख़त्म, यानी कि जो अनफेवरेबल कंडीशन है वो अब नहीं रही। तो क्या होगा कि जो इनिशिएट होगा, अब क्या होगा कि जो एग्जिस्टमेंट है, एनसिसमेंट और एग्जिस्टमेंट, अब एग्जिस्टमेंट होगा, यानी जो भी एनवेलप बनाया था अब वो ऑर्गेनिज्म उस एनवेलप को रिमूव कर देगा। अगला हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो है लाइफ साइकिल ऑफ नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट जो है लाइफ साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इग्नू में भी, और 12th में भी अगर आपने पढ़ा तो आपको याद होगा। तो ये जिस पैरासाइट से होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में स्पोरोजोन्स होते हैं जिनकी वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, ये हमारे आरबीसी में घुसकर उसको डैमेज करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें हमारे मलेरियल पैरासाइट की तो वो 4 तरह के होते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, पी फैल्सीपैरम होता है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा प्लाज्मोडियम हमें नुकसान कैसे होता है। कि लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें हमारे प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट चाहिए होते हैं, एक वो ह्यूमन पे है और मस्कीटो पे। ह्यूमन पे उसका एसेक्सुअल साइकिल होता है और मस्कीटो पे उसका सेक्सुअल साइकिल होता है। अब आइए उस दोनों साइकिल्स को समझते हैं। अब क्या हुआ कि एक इन्फेक्टेड मस्कीटो ने बाइट ली, और बाइट लेते उसने क्या छोड़ दिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में, स्पोरोजोइड्स। अब वो स्पोरोजोइड्स जो हैं ब्लड स्ट्रीम से होते हुए कहाँ जाते हैं, हमारे लिवर सेल्स में। ठीक है, लिवर सेल्स में जब जाते हैं तो वहाँ मल्टीपल सेल डिवीजन करते हैं। इसी मल्टीपल सेल डिवीजन को हम शीज़ोगैमी बोलते हैं, शीज़ोगोनी। इसी मल्टीपल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, शीज़ोगोनी। जब ब्लड स्ट्रीम में जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो जब एंटर कर जाते हैं लिवर सेल में, और फिर वहाँ पर बहुत बार मल्टीपल सेल डिवीजन होता है। ठीक है, और क्या होता है कि जो सेल को वो रप्चर करके निकलते हैं। ठीक, तो जब वो रिलीज़ होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक मेरोजोइड्स। जब वो रिलीज़ होते हैं हमारे लिवर सेल से तो उसको बोलते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक मेरोजोइड्स। फिर वो मेरोजोइड्स आगे ब्लड स्ट्रीम से होते हुए हमारे आरबीसी में एंटर करते हैं। स्पोरोजोइड्स लिवर में आएंगे, लिवर में सेल डिवीजन के बाद उसकी लिवर सेल को बर्स्ट करके निकलेंगे, और फिर ब्लड स्ट्रीम में होते हुए वो आरबीसी में एंटर करेंगे। यहाँ पर भी जो होगा, यहाँ पर भी बहुत ही बार मल्टीपल सेल डिवीजन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आरबीसी में एंटर करने के बाद क्या होता है। तो जब आरबीसी में एंटर कर जाता है पैरासाइट तो वो अमीबॉइड ट्रोफोजोइड्स कहलाता है। ठीक है, वो हमारे हीमोग्लोबिन पे पलता है। ठीक, और हीमोजोइन क्या निकालता है, एक एंजाइम निकाल। देखिए कोई भी, जब हम कोई भी चीज़ हम अपना खाने खाते हैं तो वेस्ट भी बनता है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है कि जो पैरासाइट है जो हमारे आरबीसी के अंदर है, जब वो हीमोग्लोबिन को एज अ न्यूट्रिशन लेता है तो वेस्ट के रूप में हीमोजोइन प्रोडक्ट बनाता है, जिसकी वजह से शिवरिंग होती है। होता है क्या है कि जब साइकिल एंड हो जाती है और हमारा जो आरबीसी है वो बर्स्ट हो जाता है,
तो जितना भी ये टॉक्सिक है, ये जो हीमोजोइन टॉक्सिक है, ये क्या होता है, ये भी बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बुखार और कपकपी आती है। ठीक है, आरबीसी जब बर्स्ट करता है तो मेरोसोइट्स के द्वारा बनाए गए जो हीमोजोइन है वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। यही ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद हमें क्या करते हैं, फीवर करते हैं और चिल करते हैं, यानी शिवरिंग आती है। ठीक है, चिल एंड फीवर ही कैरेक्टरिस्टिक्स है मलेरिया का। डिफरेंट स्पीशीज़ का जो फीवर टाइम है, जो चिल टाइम, वो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर वाइवेक्स है तो 48 घंटे में कपकपी होगी, ऑर्कल है तो 48 घंटे में होगी, 72 घंटे का आपका मेट्रिन होता है। तो इस तरह से जो कपकपी है वो होती है। तो एक बार और समझ लिए इसको कि जब इन्फेक्टेड मस्कीटो काटेगा, स्पोरोजोइट्स को सेल में छोड़ेगा, लिवर सेल में मल्टीपल सेल डिवीजन के बाद लिवर सेल बर्स्ट हो जाएगी। फिर जो भी मेरोजोइट्स हैं वो आरबीसी में एंटर करेंगे, आरबीसी में हमारे हीमोग्लोबिन पे पलेंगे और हीमोजोइन बनाएंगे। फिर जब वो उसको बर्स्ट करके निकलेंगे तो हीमोजोइन ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, जिससे हमें चिल और फीवर होगा, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मलेरिया का। ठीक, जो हमारे सीजोनोगैमस साइकिल थे उसमें जो मेरोजोइट्स हैं वो लार्ज गैमेट फॉर्मिंग यूनिन्यूक्लियेट सेल्स बनाते हैं, यानी जो उनमें से कुछ हिस्सा होता है, ज़्यादातर हिस्सा वो क्या बनाता है, गैमेटोसाइटिक स्टेज में आ जाता है, यानी कुछ मेल बन जाएगा और कुछ फीमेल बन जाएगा, बाकी आगे का कोई डेवलपमेंट नहीं होता। यानी इंसानों के अंदर जब मलेरियल पैरासाइट आता है तो बेसिकली मेल और फीमेल बनने के लिए आता है। मच्छरों ने जितना भी मेरे स्पोरोजोइट छोड़ा वो सब बाद में पूरा खाने पीने के बाद एक तरह से मेल और फीमेल बन जाएंगे। अब क्या होगा, अब एक फीमेल एनोफिलस आएगी, साइड से बात इन्हीं से हमें कैरियर होती हैं, एक तरह से वेक्टर का काम करती हैं। जैसे इन्फेक्टेड पर्सन को काटेंगी तो उससे क्या होगा कि जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मौजूद गैमेटोसाइटिक स्टेज वाले जो भी माइक्रो गैमेटोसाइट्स हैं वो अब मस्कीटो में चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, मस्कीटो के स्टमक में गैमेटोगोनी होगा, गैमेटोगोनी कंप्लीट होगा, फिर गैमेट्स क्या होंगे, आपस में फ्यूज़ होंगे। गैमेटोगोनी यानी जो भी गैमेट यहाँ से गया है, ठीक है, जो भी हमारा स्पोरोजोइट्स हमारे शरीर में रहने के बाद जब जाके वो माइक्रो गैमेटोसाइट्स बने, अब वो गैमेटोसाइट्स क्या होंगे, मेल और फीमेल वाले, मस्कीटो के अंदर जाके फ्यूज़ होंगे और जाइगोट फॉर्म करेंगे। फिर वो जाइगोट डेवलप होगा ओकाइनाइट्स में, फिर वो पेनिट्रेट कर देगा मच्छर की स्टमक लाइनिंग को और क्या बन जाएगा, ओसाइट्स। फिर यही ओसाइट्स मल्टीपल सेल डिवीजन के बाद ग्रो होंगे साइज में और क्या बन जाएंगे, स्पिंडल शेप्ड स्पोरोजोइट्स। याद करिए, यही वो स्पोरोजोइट्स हैं जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करके गया था वो मच्छर। ओकाइनिड्स जब पेनिट्रेट करेंगे स्टमक की लाइनिंग को और क्या बन जाते हैं, ओसाइट्स। ओसाइट मल्टीपल सेल डिवीजन के बाद ग्रो करके साइज़ में बड़े हो जाते हैं और स्पिंडल शेप्ड स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं। फिर ये स्पोरोजोइट्स मच्छर के सेलिवरी ग्लैंड में आ जाते हैं। फिर अगली बार मच्छर जिस भी इन्फेक्टेड या नॉन इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटेगा तो ये स्पोरोजोइट्स उसके अंदर भेज देगा। तो ये है आपका मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल। आप वीडियो को रिपीट करके अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसकी एक डिटेल वीडियो दोबारा से बना दूंगा ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आए। मैंने सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से ही बनाई है। थैंक यू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह से मैं और भी नए टॉपिक्स की वीडियोज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।